हूं आपके सामने एक ऐसे चेहरे की कहानी लेकर जिसने देश को आजादी के बाद एक नई दिशा और दशा देने में जी जान लगा दी। हालातों ने भी उसे चट्टान बना दिया। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इस राजनीतिज्ञ ने बड़े बड़े नेताओं से अपना लोहा मनवाया। ये कोई और नहीं बल्कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आपका पब्लिक फेस में। भारतीय राजनीतिक इतिहास में इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला है जिनकी शान में विपक्षी भी कसीदे पढ़ते हैं। एक ऐसी महिला जो भारतीय राजनीति पर छाई रही। यही वजह है कि वो आयरन लेडी के रूप में चर्चित हुई। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। लेकिन आज इंदिरा को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेंगी। इंदिरा गांधी के बारे में यूं तो काफी लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कई चीज लोग आज भी नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। लोह महिला कही जाने वाली इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर हुआ। पिता और दादा मोतीलाल नेहरू दोनों वकालत के पेशे से संबंधित थे और देश की स्वाधीनता में प्रबल भागीदार भी। पंडित नेहरू ने अत्यंत प्रिय दिखने के कारण इंदिरा को प्रियदर्शनी के नाम से पुकारा। पर इंदिरा का बचपन बाकी बच्चों की तरह सहज नहीं था, क्योंकि किस्मत को उनके माता पिता का साथ ज्यादा मंजूर नहीं था। पंडित नेहरू देश की स्वाधीनता को लेकर राजनीतिक क्रियाओं में व्यस्त रहते और माता कमला नेहरू का स्वास्थ्य भी काफी खराब रहता था। इंदिरा की परवरिश भी नौकर और चाकरों द्वारा ही की गई। घर पर शिक्षा का जो प्रबंध था उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिक्षा के पर्याप्त साधन ना होने के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था इंदिरा ने। दूसरी ओर घर का वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल नहीं था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रात दिन जमावड़ा लगा रहता था। नतीजा ये हुआ कि पंडित नेहरू ने पुत्री की शिक्षा के लिए घर पर ही शिक्षकों का इंतजाम कर दिया और इंदु को शिक्षक घर पर ही पढ़ाने आने लगे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहद संपन्न परिवार में होने के बावजूद भी इंदिरा को माता पिता का स्वाभाविक प्रेम नहीं मिल पाया, जितना कि साधारण परिवार के बच्चों को मिल जाता है। एक समय ऐसा आया जब 1931 में इंदिरा के दादा पंडित मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। 1934 में इंदिरा ने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे एक ऐसे विद्यालय जाना पड़ सकता था जहां भारतीय संस्कृति से संबंधित पढ़ाई नहीं होती थी और सभी कॉलेज अंग्रेजों द्वारा संचालित होते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उन दिनों कोलकाता से कुछ दूरी पर प्राकृतिक वातावरण में शांति निकेतन नामक एक शिक्षण संस्थान चला रहे थे। काफी सोच विचार के बाद इंदिरा को शांति निकेतन में पढ़ने के लिए भेजा गया। यहाँ भी इंदु ने स्वयं को पूर्णतः आश्रम की व्यवस्था के अनुसार ढाल लिया। बचपन में ही अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी इंदिरा ने हार नहीं मानी, न ही मुसीबतों के आगे उन्होंने घुटने टेके। हर परिस्थिति में खुद को ढालना वो बखूबी जानती थी। बचपन में जिस तरह का माहौल इंदिरा के घर पर था, उससे इंदिरा ने बचपन में ही स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए ये जान लिया था कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी आजादी का कितना महत्व होता है। प्रतिभाशाली तो थी ही वो, और उनका सहज ज्ञान भी अन्य बच्चों से काफी बेहतर था। देखते ही देखते वो शांति निकेतन में सभी की प्रिय बन गई। शांति निकेतन का कानून काफी कड़ा था। सामान्य अमीरी में पले बच्चों के लिए वहां टिक पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन इंदिरा ने नियमों का पूरा पालन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भली भांति जानते थे। इसी कारण इंदिरा पर उनकी विशेष दृष्टि रहती थी, लेकिन इंदिरा की काबिलियत को देखते हुए गुरुदेव ने शीघ्र ही जान लिया था कि यह किशोरी बेहद प्रतिभावान है। यही कारण है कि वो गुरुदेव के प्रिय विद्यार्थियों में से एक बन गई। इंदिरा के बारे में एक और खास बात, वो पढ़ाई के अलावा लोक कला और भारतीय संस्कृति को भी जानने में इच्छा रखती थी। लेकिन शांति निकेतन में रहते हुए इंदिरा अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकी, क्योंकि इंसान का भाग्य काफी प्रबल होता है और उसके आदेशों को स्वीकार करना ही पड़ता है। उसके बाद उन्होंने बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, जो इंदिरा के जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो चलिए नजर डालते हैं इंदिरा की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर। इंदिरा बड़ी हो रही थी और बचपन के दौर से थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। राजनेता और जनसाधारण दोनों ही आजादी के आंदोलनों में बराबर के भागीदार थे। इंदिरा के दिल पर इन सभी घटनाओं का खास प्रभाव पड़ा।
जो 13 साल की अल्पायु में ही उन्होंने वानर सेना का गठन कर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। इस सेना का नेतृत्व वो खुद करती थी। भविष्य में इंदु ने जो फौलादी व्यक्तित्व प्राप्त किया था वो प्रतिकूल परिस्थितियों से ही निर्मित हुआ था। इंदु ने अपने किशोरावस्था में स्वाधीनता संग्राम में विभिन्न प्रकार से सक्रिय सहयोग भी प्रदान किया था। दूसरी ओर पंडित नेहरू अपनी प्रिय बेटे की शिक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने इंदिरा का दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करा दिया। इंदिरा ने अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगा दिया, लेकिन इंग्लैंड में रहते हुए भी वो वहां रह रहे भारतीयों के संपर्क में थी। वहां इंदिरा का परिचय पंडित नेहरू के मित्र कृष्ण मेनन के साथ हुआ। कृष्ण मेनन एक विद्वान व्यक्ति थे, जिसका इंदिरा को फायदा ये हुआ कि वो विश्व के महान राजनीतिज्ञों और उनकी विचारधाराओं को समझने में सक्षम हो गई। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंदिरा गांधी को कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त हो सकी। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। ऐसे में इंदिरा का इंग्लैंड में रहना उचित नहीं था। समुद्री मार्ग पर भी खतरा था, मगर समय पर भारत लौटना जरूरी था। आखिरकार सन 1941 में इंदिरा भारत लौट आई, जबकि समुद्री मार्ग पर काफी खतरा बना हुआ था और घर भी स्वतंत्रता सेनानियों का अखाड़ा बना हुआ था। आजादी के लिए योजनाएं बनाई जाती थी ताकि अंग्रेजों के विरोध के साथ ही भारतीय जनता को भी संघर्ष के लिए जागृत किया जा सके। ये सब बालिका इंदिरा देख समझ रही थी। उस दौरान जब देश में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था और विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई जा रही थी, तब इंदिरा भी किसी से पीछे नहीं रही। कदम कदम पर इंदिरा ने अपने परिवार वालों का साथ दिया। इंदिरा ने अपने तमाम विदेशी कपड़ों को अग्नि दिखा दी और खादी के वस्त्र धारण करने लगी। जब इंदु को टोका गया कि तुम्हारी गुड़िया भी तो विदेशी है, तुम उनका क्या करोगी, तब इंदु ने बड़े प्यार से सहेजे गए उन खिलौनों को भी अग्नि दिखा दी। बेशक ऐसा करना कठिन था, क्योंकि प्रत्येक खिलौने और गुड्डे गुड़िया से इंदिरा का काफी लगाव था और एक भावनात्मक रिश्ता सा बन गया था, जो एकाकी जीवन में उनका एकमात्र सहारा था। इंदु अपने परिवार के संघर्ष की भी गवाह बनी। ये समय इंदिरा के जीवन का बेहद कठिन था। इस दौरान इंदिरा गांधी के जीवन में कई बदलाव आए। परिवार से दूर हुई, नया माहौल देखने को मिला। कई तरह की परेशानियों का सामना भी इंदिरा को करना पड़ा। पढ़ाई में कई तरह की रुकावटें भी आई। घर में कोई भी इंदु को समय नहीं दे पाता था। अंग्रेजों ने पंडित मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में इंदु की मनोदशा की कल्पना सहज ही की जा सकती है। अब अकेली इंदु अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती। समय बिताने के लिए वो अपने पिता की नकल करने लगी। उसने अपने पिता को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुना था। बचपन में ही संघर्षों की धूप ने इंदिरा को यह समझा दिया था कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। उसकी प्राप्ति के लिए इंसान को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। एक समय उनकी जिंदगी में ऐसा आया जब वो अपनी माता का इलाज कराने के लिए जर्मनी चली गई। ये 1935 का समय था। जर्मनी में कुछ समय तक कमला नेहरू का स्वास्थ्य ठीक रहा, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती चली गई और फिर उनका निधन हो गया। 19 साल की इंदिरा के लिए ये भारी शोक के क्षण थे। माता की जुदाई का आघात सहन कर पाना इतना आसान नहीं था। पिता को डर था कि माता के निधन के बाद इंदु कहीं अवसाद का शिकार ना हो जाए। इंदिरा में अवसाद के लक्षण पहले से ही देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते पंडित नेहरू ने यूरोप के कुछ दर्शनीय स्थलों पर अपनी पुत्री इंदिरा के साथ समय गुजारा, ताकि बदले हुए परिवेश में वो अतीत की यादों से मुक्त रह सके। इसका अच्छा प्रभाव इंदिरा पर देखने को मिला और इंदिरा ने विधि के विधान को समझते हुए हालात से समझौता कर लिया। इस दौरान ही उनकी जिंदगी में कदम रखा फिरोज गांधी ने, जिससे इंदिरा को खासा लगाव हो गया। इसके बाद तो मानो इंदिरा की जिंदगी में बदलाव का दौर सा चल पड़ा। चलिए एक नजर डालते हैं इंदिरा के वैवाहिक जीवन पर। समय कैसे दौड़ता है पता ही नहीं चलता। फिरोज गांधी से इंदिरा का परिचय तब हुआ जब वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इंदिरा चाहती थी कि उनकी शादी को पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो, लेकिन पंडित नेहरू को उस शादी के लिए मना पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। नेहरू ने इंदिरा को स्पष्ट कर दिया था कि वो शादी को मंजूरी नहीं देंगे। जब नेहरू को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो उन्होंने कहा कि यदि महात्मा गांधी इस शादी के लिए सहमत हो जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इंदिरा को लगा कि महात्मा गांधी को मनाना उनके लिए कठिन नहीं है, लेकिन इंदिरा की सोच के विपरीत महात्मा गांधी ने उस शादी के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने शादी का विरोध किया, लेकिन इंदिरा कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू को विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके बाद 26 मार्च 1942 को ये विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद इंदिरा ने 26 अगस्त 1944 को एक पुत्र को जन्म दिया।
ये पुत्र राजीव थे। इधर भारत में आजादी की सुगबुगाहट तेज होने लगी थी। अंतरिम सरकार के गठन की जिम्मेदारी पंडित नेहरू पर थी, इसलिए नेहरू को इलाहाबाद छोड़कर नियमित रूप से दिल्ली में रहने की आवश्यकता थी। इसी दौरान उन्होंने सन 15 सितंबर 1946 को एक और पुत्र को जन्म दिया। जाहिर है कि इंदिरा गांधी की जिम्मेदारियां ऐसे समय में कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें मां के रूप में जहां दोनों बच्चों की परवरिश करनी थी, तो वहीं पुत्री के रूप में अपने पिता का मुश्किलों में साथ भी देना था। इसके अलावा देश सेवा की जो भावना उनमें विद्यमान थी, उसे भी वो नहीं त्याग सकती थी। इंदिरा के लिए ये समय अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इस बीच इंदिरा और फिरोज गांधी के संबंधों में थोड़ी बहुत खटास भी आई, लेकिन संबंधों को फिर से बेहतर होते देर न लगी। इंदिरा गांधी काफी महत्वाकांक्षी तो थी ही, उनके पास कुछ कर गुजरने के सपने भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने सब कुछ भूलते हुए अपनी पारिवारिक जिंदगी को बचाए रखने का प्रयास किया। जब उन्होंने बाल सहयोग नामक संस्था चलाई, तो फिरोज गांधी ने भी इसमें उनका पूर्णतः सहयोग किया। ये संस्था बच्चों के लिए काफी सक्रिय थी। 1952 में इंदिरा गांधी को मदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समय देश अपने विभाजन के किनारे पर था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू हो गया और भारत एक गणतांत्रिक देश बना और प्रधानमंत्री नेहरू की सक्रियता काफी अधिक बढ़ गई। इंदिरा प्रियदर्शनी को परिवार के माहौल में राजनीतिक विचारधारा विरासत में प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि पति फिरोज गांधी की मृत्यु के पूर्व ही इंदिरा गांधी प्रमुख राजनीतिज्ञ बन गई। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी में इनका चयन 1955 में ही हो गया था। 1957 के आम चुनाव के समय जहां पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेसी उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी दी, वहीं इंदिरा गांधी का साथ शास्त्री जी को प्राप्त हुआ। इसी बीच इंदिरा के साथ एक बुरी घटना घटी। फिरोज गांधी अधिक मदिरा सेवन के कारण अस्वस्थ रहने लगे। उन्हें हृदय रोग ने घेर लिया था। फिर 1960 में तीसरे हृदयघात के कारण फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा की जिंदगी में एक के बाद एक टर्निंग पॉइंट आते रहे। पहले मां का निधन और फिर पति का। इन सब से उन्होंने कतई हार नहीं मानी और वो और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। 1959 में जब इंदिरा को कांग्रेस की अध्यक्षा बनाया गया, तो कई आलोचकों ने दबी जुबान से पंडित नेहरू को पार्टी में परिवारवाद फैलाने का दोषी ठहराया, लेकिन वे आलोचना इतने मुखर नहीं थी कि उनकी बातों पर तवज्जो दी जाती। इन सब के बाद भी कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में इंदिरा गांधी अपने कौशल से लगातार आगे बढ़ती रही। इस दौरान पार्टी के सम्मुख दो बड़ी समस्याएं थी। एक समस्या थी मुंबई की, जहां मराठी और गुजराती काफी संख्या में थे। मराठी और गुजराती भाषा के कारण ही दोनों समुदायों में परस्पर सौहार्द भाव नहीं था। इस समस्या को सुलझाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इन समस्याओं का उचित समाधान निकाला। उस समय मुंबई एक राज्य बना और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इसमें आते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी ने राज्य सरकार पर दबाव बनाकर मुंबई राज्य का विभाजन कर दिया। मुंबई राज्य के विभाजन के बाद दो राज्य अस्तित्व में आए। एक राज्य गुजरात बना, जिसकी राजधानी अहमदाबाद हुई, और दूसरा महाराष्ट्र बना, जिसकी राजधानी मुंबई शहर को बनाया गया। उसी प्रकार दूसरी समस्या थी केरल की, जहां साम्यवादी सरकार शासन कर रही थी। पार्टी अध्यक्षा इंदिरा गांधी ने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी पार्टी अध्यक्षा के रूप में काफी सफल रही, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक साल बाद ही कांग्रेस अध्यक्षा का पद छोड़ दिया। इंदिरा की मुसीबतें तब और बढ़ गई जब 27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु हो गई। तब पहले की भांति कांग्रेस पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं रह गई थी। पार्टी में उनकी साख कमजोर हुई। इंदिरा गांधी ने इस परिवर्तन को लक्ष्य कर लिया था। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए। राजनीति में इंदिरा के लिए यह समय काफी दांवपेच भरा रहा। अध्यक्षा का पद छोड़ा, पिता की भी इस दौरान मृत्यु हुई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस संगठन में लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर काम किया। शास्त्री जी ने उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय सौंपा, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री की हृदयघात से मृत्यु हो गई, तो इसके बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इंदिरा की जिंदगी में आया। उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया। चलिए एक नजर डालते हैं इंदिरा गांधी के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल पर। उस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखने को नहीं प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी ने युद्ध के समय सीमाओं पर जवानों के बीच रहते हुए उनके मनोबल को काफी ऊंचा उठाया, जबकि इसमें उनकी जिंदगी को भारी खतरा भी था। इससे ये जाहिर हो गया कि उनमें नेतृत्व के वही गुण हैं जो पंडित नेहरू में थे। लेकिन देखते ही देखते सिंडिकेट की ओर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने को कहा गया। उनके अनुसार वो इतनी नौसिखियां थी कि उन्हें अपने हिसाब से चलाना
आसान रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पद संभालने के साथ ही इंदिरा गांधी में आत्मविश्वास आ गया। 1969 में उन्होंने खुद को सिंडिकेट से आजाद कर लिया और उन्हें प्रतिक्रियावादियों के धड़े के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वे खुद उस वक्त के प्रगतिशील ताकतों की प्रतिनिधि थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंकों, खदानों, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, पूर्व महाराजाओं की पदवियां और सुविधाएं भी खत्म कर दी और 1971 का आम चुनाव गरीबी हटाओ के जोशीले नारे के साथ जीत लिया। चुनाव जनवरी में हुए थे और इसी साल के आखिरी महीने में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषाओं की पत्रिका के सर्वेक्षणों में उन्हें आमतौर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया गया है। अन्य लोग पूरे देश के साथ उनकी पहचान की वजह से उनकी तारीफ करते थे। समाजवादी उनके गरीब समर्थक भाषणों के चलते उनसे सहानुभूति रखते थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे भारतीय भी हैं जो कि उनकी विरासत के प्रति उदासीन थे। वे लोग इंदिरा गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, जो उनके चमत्कारिक साल 1971 के बाद सामने आई। उस वक्त उन्होंने समर्पित अफसरशाही और समर्पित न्यायपालिका की मांग की। वे इससे पहले स्वायत्त रही। दरअसल इंदिरा इन संस्थाओं को सत्ताधारी नेताओं की इच्छा और सनक के हिसाब से चलाना चाहती थी। 1974 में जाने माने गांधीवादी जयप्रकाश नारायण ने सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया। जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री को चुनावी गड़बड़ी का दोषी पाया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने राजनीतिक और न्यायिक स्तर पर उठकर इन चुनौतियों का जवाब दिया और जवाब आपातकाल लगा कर दिया। यह आपातकाल जनवरी 1977 तक जारी रहा। मार्च में हुए चुनाव में 4 अलग अलग दलों से बने गठबंधन जनता पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। हालांकि नई सरकार 3 साल से भी कम वक्त चली और अपने ही अंतर विरोधियों के चलते गिर गई। 1980 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की स्थायित्व के नाम पर फिर से सत्ता वापसी हुई। उनके चौथे कार्यकाल के पहले 2 साल तो शांत रहे, लेकिन अचानक उनके सामने आंध्र में असंतोष, उत्तर पूर्व में अलगाववाद और पंजाब में पूरे स्तर पर विद्रोह शुरू हो गया। दरअसल उस समय ये दावा किया गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब में समस्या को भड़काया था, ताकि जब 1985 में चुनाव हो तो वे खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश कर सके जो भारत और अराजकता के बीच खड़ी है। इन्हीं सब मुश्किलों को हल करने में लगी इंदिरा की उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी। करोड़ों लोगों की प्रिय प्रधानमंत्री का जीवन इतिहास उपलब्धियों से भरा पड़ा है। दृढ़ इरादों और सटीक फैसलों वाली इंदिरा गांधी ने अपनी क्रांतिकारी सोच और अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से विश्व में भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पोखरण समझौता हो, ब्लू स्टार हो या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, उनके हर फैसले दुर्गाम में सिद्ध हुए। तो ये था देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के जीवन का संघर्ष। हमने आपको उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू दिखाने की कोशिश की जिन्हें शायद बेहद ही कम लोग जानते हो। बहरहाल, जब कोई शख्स कुछ करने का दृढ़ संकल्प कर ले तो कोई ताकत उसे पीछे नहीं धकेल सकती। जरूरत है खुद को पहचानने की, अपनी क्षमताओं को जानने की, परिस्थितियां कैसी भी हो उनके आगे डट कर खड़े रहने की। हर बार हम आपके सामने एक ऐसा ही चेहरा लेकर हाजिर होते हैं जो अपने संघर्ष से दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तो आज के पब्लिक फेस में इतना ही। अगली बार आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही शख्स की कहानी लेकर। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो नेक्स्ट 9 न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।